क्या हाल है दोस्तों। फिर से स्वागत करता हूँ आप सब बच्चों का आईपी की इस सीरीज़ में। काफ़ी सारे टॉपिक्स इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। हम काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में इस वन शॉट के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी का कंसेप्ट ख़त्म किया था और आज की इस वीडियो में हम फिर से सिंगल शॉट एंड वन शॉट के अंदर फ्लूइड्स के काफ़ी सारे कंसेप्ट को ख़त्म कर देंगे। ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो बच्चे अपकमिंग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, 5 सितंबर वाले अटैम्प्ट की, या फिर एयरफोर्स नेवी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये टॉपिक्स बहुत काम आने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस जिसने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बाकी सीरीज़ या प्रीवियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स के किए हुए हैं और बचे हुए टॉपिक्स भी अपन उसमें धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में फ्लूइड्स के कंसेप्ट को अपन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यार ये फ्लूइड होते क्या है? देखिए, फ्लूइड्स उन सब्सटेंस को कहा जाता है विच कैन फ्लो, जो क्या कर सकें, फ्लो कर सकें, जो मूव कर सकें। आप अगर सॉलिड की बात करो तो मैं जैसे मोबाइल फ़ोन को हाथ में रखता हूँ, ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अगर मैं हाथ में पानी के गिलास में पानी है और मैंने पानी को हाथ पे गिरा दिया तो पानी वहाँ रुकेगा नहीं, पानी जो है वो मूव कर जाएगा, पानी वहाँ से फ्लो कर जाएगा। ऐसे ही एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, जैसे ही मैं उसके ढक्कन को खोलता हूँ गैस वहाँ रुकेगी नहीं, वो फ्लो कर जाएगी। तो सॉलिड्स और तो लिक्विड्स और जो गैस होते हैं इन दोनों के पास ये एबिलिटी होती है, दे कैन ईजिली फ्लो, ये अपने आप फ्लो हो जाते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जो फ्लूइड्स रहते हैं इनके इंटर एटॉमिक मैं डिस्टेंस की बात करूं तो देखो, लिक्विड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, लेकिन गैसेस में ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है। और अगर मैं फोर्स की बात करूं तो लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा ठीक ठीक होता है एंड गैसेस में ना के बराबर होता है। तो ये चीज़ें कुछ फ्लूइड्स की आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ देखो, ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम फ्लूइड्स को रेस्ट में स्टडी करते हैं, हम जहाँ पर बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड्स की, कंटेनर के अंदर लिक्विड्स है और हम ये बात करते हैं कि यार ये लिक्विड मूव नहीं कर रहा, ये सारा लिक्विड रेस्ट पे है। और ये अब जो आगे कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं वो सारे हाइड्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। हाइड्रो मीन्स टू से लिक्विड यहाँ पर है और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। यहाँ लिक्विड ना बोल के प्रॉपर अपन फ्लूइड बोले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गैसेस के लिए भी ये चीज़ वैलिड है। और वही फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम फ्लूइड्स की बात करें लेकिन वो मोशन में हो, वो मूव कर रहे हो, वो आपका हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। देखो, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सोचो हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स पूछा जाएगा, नहीं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए फ्लूइड्स क्या है, विच कैन फ्लो, यानी लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। अगले पेज पे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रेशर का कंसेप्ट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि देखिए, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट ऑन अ गिवन सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस। कि थ्रस्ट और प्रेशर दो अलग अलग चीज़ें। पहले यहाँ पर थ्रस्ट के बारे में बताया गया कि यार थ्रस्ट क्या है। देखो, जैसे ये कंटेनर है, एक आप कुछ इस तरह से कंटेनर बना लिया हमने और मैंने कहा भी देखो, इस कंटेनर के अंदर एक कोई फ्लूइड भर रखा है, लिक्विड भर रखा है। तो ये जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, फ्लूइड जो है वो कंटेनर की जो वॉल्स है उस पर क्या अप्लाई करेगा, उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल नॉर्मल फोर्स लगाएगा। इसी परपेंडिकुलर फोर्स को अपन थ्रस्ट बोल देते हैं। तो परपेंडिकुलर फोर्स जो किसी एरिया पे लग रहा हो, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया, ठीक है। तो ये फोर्स का नाम है। मैं आपको और एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, थ्रस्ट इज द नेम ऑफ फोर्स, थ्रस्ट इज द काइंड ऑफ फोर्स, थ्रस्ट फोर्स का नाम है जो परपेंडिकुलर लग रहा है। अब कितना लग रहा है पर यूनिट एरिया, अगर हम कैलकुलेट करें यार ये जो फोर्स F लग रहा है इसकी कितनी वैल्यू है पर यूनिट एरिया, तब हम उसको क्या नाम दे देंगे बेटा जी, प्रेशर नाम दे देंगे। नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, जो कि रेस्ट पे, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, किस पे, पर यूनिट एरिया पे जो लगता है उसको प्रेशर बोल देते हैं। और यहाँ बात लिक्विड्स की या गैसेस की या मैं बोल दूँ फ्लूइड्स की हो रही है, तो हम इसी प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इस पूरे चैप्टर में देखोगे तो आपको अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वर्ड मिले या प्रेशर वर्ड मिले तो समझ लीजिएगा दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर। अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। तो अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला इसका फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स यहाँ पर नॉर्मल है, एरिया कौन सा है यार, एरिया वो कॉन्टैक्ट का जिसपे ये फोर्स लग रहा है। अब यूनिट्स की बात करें तो इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। देखो, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का आपको पता है मीटर स्क्वायर, तो बना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद कीजिए लास्ट वीडियो में स्ट्रेस पढ़ा था तो स्ट्रेस का भी कुछ यही यूनिट था। और आपको बता दूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है, पास्कल को ही ऐसा यूनिट कंसीडर करते हैं प्रेशर का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीजीएस के अंदर जो इसका यूनिट है वो है डायन पर सेंटीमीटर।
क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। एसआई में क्या है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो फोर्स का आपको पता ही है बेटा जी, m1 L1 T-2, और एरिया का होता है L2, तो दोनों को मिला दे तो बन जाएगा m1 L-1 T-2। इस तरह से प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें होंगी, इनसे जुड़े क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो यार इन पेजेस को, जिनको मैं आपको बोल दूँ स्टार लगा रहा हूँ, यार ये चीज़ ज़रूर कर लेना, ये स्टार वाला पेज है यार, इसको जरूर पढ़ के जाना आप सब बच्चे। स्टार फिर से लगा देता हूँ। अब अगला पेज है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार पहले से ही लगा रहा हूँ। देखो, एट अ पॉइंट प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन एंड इन a definite direction it is not associated with it, so pressure is a tensor quantity। क्या बोल रहा है, देखो कि जो प्रेशर जो होता है वो हर डायरेक्शन में अलग कुछ जाता है, उसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, हर जगह इक्वली होता है। मतलब क्यों, वो एक्चुअल में होता है फोर्स जो नॉर्मल लग रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, दैट इज प्रेशर। और प्रेशर को बहुत सारी जगह स्केलर माना जाता है, नहीं, लेकिन एक्चुअली प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी है। स्केलर तभी बोलते हैं जब हम क्या करते हैं, एरिया और जो फोर्स है वो एक दूसरे के 90 डिग्री हो। जब हम जो फोर्स है उसको परपेंडिकुलर पहले से ही कंसीडर कर लेते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया बोल देते हैं, तब हम उसको स्केलर मान सकते हैं। अदरवाइज प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है यार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं बता दूं, इस बार इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कम्युनिकेशन वाले में। मान लीजिए ये अर्थ है और हमें पता है यार अर्थ के चारों ओर गैसेस का एक एनवेल्प है, किसी जाल सा बिछा हुआ है हमारे चारों ओर। और मान लीजिए आप किसी जगह पे यहाँ पर खड़े हो, तो यार आपके सिर के ऊपर इतना एयर भी तो है, तो वो एयर आप पे कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, बिल्कुल उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द गैसेस एनवेल्प सराउंडिंग द अर्थ, वो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और वो जो प्रेशर लगाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू कहाँ पर, सरफेस ऑफ अर्थ पे, वो भी सी लेवल पे, वो लगभग होती है 1.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 1 ATM कहलाता है, 1 एटमॉस्फेरिक की वैल्यू बेटा जी कितना होता है, ये 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी लिख सकते हो बेटा जी आप। तो ये वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। प्रेशर के और भी काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं, मैं आपको बताऊं। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, CGS डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेशर है उसका एक यूनिट बेटा जी होता है बार। तो 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल को लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को लिखा जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.01, इसके तो मैं बार लिख देता हूँ। तो 1 ATM जो होता है बेटा जी वो आपका 1.01 बार के बराबर होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा यूनिट पता लगा। इसके अलावा एक यूनिट होता है टोर, TORR। अब टोर का कंसेप्ट मैं तो पहले तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा सा, टोर का कंसेप्ट, ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर पाए, ठीक है। अब एक चीज़ को समझें, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना हो या किसी भी मतलब आपको एक गैसेस चीज़ का जो प्रेशर बताना हो, तो हम यूज़ करते हैं मरकरी का कंसेप्ट। हम यूज़ करते हैं बेटा मरकरी का कंसेप्ट, मरकरी के कॉलम का कंसेप्ट। एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, हालांकि टोरी से लिए एक्सपेरिमेंट आएगा। तो उन्होंने कंटेनर में क्या किया था, एक कंटेनर में उन्होंने मरकरी फिल कर रखा था। क्या फिल कर रखा था, मरकरी फिल कर रखा था। उन्होंने साथ में एक और टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ली बेटा जी। और वो टेस्ट ट्यूब जो थी उसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो वो 1 मीटर था, अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर, अरे अप्रोक्सीमेटली क्या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ही तो होता है। तो इसमें भी क्या डाल रखा है बेटा जी, इसके अंदर भी मरकरी डाल रखा है। अब उन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को पहले तो ऊपर से होल्ड किया, बंद किया, यहाँ से इसको बंद किया और इसके अंदर इन्वर्ट कर दिया, इस तरह से इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब इस पे मरकरी था, आपको पता है। और क्या देखता है कि जो यार मरकरी जो था वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद आके ये रुक जाता है और नीचे नहीं आ पाता। तो जब हमने इस सरफेस, इस मरकरी के सरफेस से ये जब हाइट चेक किया तो हमें ये 76 सेंटीमीटर मिलता है, यानी मरकरी 76 सेंटीमीटर पे आके रुक गया, इसका जो लेवल है। क्यों रुक गया, क्योंकि शायद यहाँ पर आप जरा देखो, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर और यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर वो बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें पता लगा यार 1 ATM जो है वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, प्रेशर बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम, मरकरी कॉलम।
ये जो मरकरी है ना, जिसकी हाइट, ये जो कॉलम आप देख रहे हो इसकी हाइट 76 सेंटीमीटर है, तो इसने जो प्रेशर अप्लाई किया वो शायद 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो हम हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम में बता सकते हैं। अब हाइट की टर्म में प्रेशर का फॉर्मूला तो भी पढ़ा नहीं, वो तो भी आगे आएगा। तो बेटा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, वो होता है रो इंटू एच इंटू जी। यहाँ पर रो है डेंसिटी, एच होता है हाइट और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने आपको बोल दिया, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, डेंसिटी मरकरी के लिए सबसे ज़्यादा होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी की हाईएस्ट होती है भाई, सबसे ध्यान रखना। ठीक है, तो मरकरी की डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको आप चाहो तो किलोग्राम में भी बदल सकते हो, आप किलोग्राम की टर्म में लिखते हो तो इसके साथ 10⁻³ आ जाएगी। तो 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ गई। हाइट कितना है 76 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। इनटू में बेटा जी, आप देखिए जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। जब इसको पूरे को सोल्व करते हैं तो आपके पास वही आता है 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 पास्कल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो कि आपको मैं बोल दूँ यार, मरकरी का अगर कॉलम आपके पास 76 सेंटीमीटर हाइट का है, वो आपके पास किसके बराबर होगा, वो आपके पास होगा 1 ATM के बराबर होगा। ठीक है, आप 76 सेंटीमीटर को 760 मिलीमीटर भी तो बोल सकते हो। और 1 मिलीमीटर अगर हाइट होती है, अगर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का हाइट होता है बेटा जी, इसी को 1 टोर कहा जाता है। देखो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा तुम्हें 1 टोर क्या होता है। पीछे तुम अब देखिए जरा पिछले वाली स्लाइड पे, अगर आप यहाँ देखिए बेटा जी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो कि 1 ATM जो है वो 1.01 10⁻5 पास्कल है ना, और 10⁻5 पास्कल को 1 बार बोला तो 1.01 बार, इसको 760 टोर बोला जाता है। और 1 टोर मैंने बता दिया तुम्हें, 1 टोर इज इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg, है ना, कि अगर मरकरी का कॉलम 1 मिलीमीटर हाइट पे है तो उसने जो प्रेशर लगाया वो आपका 1 टोर है। 1 टोर की वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो, मैंने बताया। हाइट तुम्हें दे दी 1 मिलीमीटर। अब फॉर्मूला तुम्हें पता है प्रेशर का, रो Hg। डेंसिटी भी मैंने तुम्हें मरकरी की बता रखा है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप प्रॉपर यूनिट में लिख रहे हो ऐसे ही में, तो आप क्या लिखोगे 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। हाइट तुम्हें बता ही दी 1 मिलीमीटर, तो 1000 से डिवाइड करके इसको भी मीटर में बदल देना। और जी का वैल्यू तुम्हें पता है, और तुम 1 टोर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मैक्सिमम सरफेस ऑफ अर्थ पे ही होता है। जैसे सरफेस के अर्थ के आप ऊपर जाते हो तो यार प्रेशर लगातार डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि ऊपर गैसेज एनवेलप कम होता जाता है। ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें काफ़ी चीज़ें पता लगी। अच्छा तुम्हें पता है ये मरकरी का डेंसिटी बेटा जी, पानी का डेंसिटी तुम्हें पता है, पानी का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होता है बेटा जी कहाँ पर, ये होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें काम आने वाली हैं, बहुत बार क्वेश्चंस में यूज़ हो जाती हैं। देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी कहीं ना कहीं अभी इन टॉपिक्स के अंदर। तो मान लीजिए कोई लिक्विड है, ये कोई कंटेनर है, उसमें ऐसे लिक्विड डाल रखा है, और हमने लिक्विड के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर रखा है जो कि सरफेस से h डेप्थ नीचे है, यानी उस पॉइंट की गहराई h है। तो आपको कहा जाए उस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, उस पॉइंट पे जो प्रेशर किसकी वजह से होगा, जरा सोचो। इस पॉइंट पे यार प्रेशर कौन लगा रहा होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर एक तो इस लिक्विड का होगा, कितनी हाइट के, इस h हाइट के लिक्विड का, और ऊपर से इस लिक्विड के ऊपर भी एयर है, एयर का प्रेशर भी तो होगा। तो टोटल प्रेशर एट P होगा एयर का प्रेशर जो सरफेस पे है, प्लस में रो Hg। फिर रो Hg बोल दो या H रो जी बोल दो, एक ही बात है। रो Hg वाला फॉर्मूला तो बता के गया बेटा जी। इस तरह से P पॉइंट का प्रेशर निकाल सकते हैं। और अगर तुमसे बोल दे यार इस P पॉइंट का और एटमॉस्फेयर के प्रेशर का जो डिफरेंस है, तो वो P माइनस P नोट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका रो Hg बन जाएगा। इस चीज़ को, इस डिफरेंस को गोज प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाता है, गोज प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, आपसे बोल दीजिए यार लिक्विड में कोई 1 मीटर नीचे है या 2 मीटर नीचे है, आपको लिक्विड की डेंसिटी दे दे, तो आपसे बोल दे यार मुझे बताओ प्रेशर कितना होगा। जैसे पानी का ही एग्जांपल ले ले अपन, जैसे क्वेश्चन में तुमसे कहा गया एक कंटेनर है, उसमें पानी भर रखा है, H2O है। ठीक है, आपको कहा आप उस कंटेनर के अंदर यहाँ पर नीचे हो, और लगभग आपको कहा जाए यार आप 1 मीटर नीचे हो, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। प्रेशर तो सर बहुत आसान है, P नोट प्लस में रो Hg। P नोट क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और वो भी तुम्हें पता है लगभग 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 पास्कल, प्लस करना है रो Hg वाले को। रो अब पानी है, पानी की डेंसिटी मैंने बता चुका हूँ तुम्हें। अब यहाँ तो ऐसे यूनिट लेना है, तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होगा। इंटू में हाइट कितना है 1 है, g 9.8 है, तो बेटा जी आपके पास क्या बना 9.8 इंटू 10⁻3। तो ये लिख लो यहाँ पर 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 पास्कल। अब दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। जीरो बराबर कर लेना, 2 जीरो यहाँ लगा के, तो ये लगभग बन जाएगा 101, है ना, ये इतना इंटू 10⁻3 बचा
प्लस में 9.8 इंटू 10⁻³ 10⁻³ तो कॉमन आ गया, अब ऐड किया जा सकता है तो बन जाएगा बेटा जी, आई थिंक सो ये बन जाएगा 120.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ या 1.208 इंटू 10⁻5 पास्कल। दिस इज आंसर। इस तरह से निकाल सकते हो यार, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आई थिंक सो ये कंसेप्ट क्लियर है। चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। नीचे वाला पॉइंट अगर देखो जरा, कहा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, वो डिपेंड करता है सिर्फ डेप्थ पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ लिक्विड, शेप पे, कंटेनर पे, क्रॉस सेक्शन पे, किसी पे भी नहीं। अब जैसे तीन डायग्राम्स में देखो तो तीनों में शेप कंटेनर का अलग अलग है, लेकिन सबकी खास बात है क्या है, तीनों में हाइट जो है h है, इसमें भी हाइट h है और इसमें भी हाइट h है। तो इनके नीचे बिल्कुल मान लीजिए लोअर पॉइंट पे मैं तुमसे प्रेशर पूछता हूँ, तो यार प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, P0 प्लस में रो इंटू हाइट इंटू जी। अब P0 सब पे ऊपर एटमॉस्फेयर है, सब पे बराबर होगा। अब डेंसिटी तीनों में, अगर लिक्विड का नेचर सेम है, लिक्विड तीनों में सेम है तो डेंसिटी भी सेम रहेगी और हाइट तो तीनों का दिख ही रहा है, और जी भी अगर तीनों के लिए सेम है तो प्रेशर भी बॉटम पे सेम होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन से। अगर आपको मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाए कि भैया आपके पास कंटेनर है कुछ इस तरह से, आपके पास बेटा जी कंटेनर है एक इस तरह से, ठीक है, एक कंटेनर बहुत पतला सा इस तरह से है और एक कंटेनर आपके पास कुछ इस तरह से, ऐसे अलग अलग शेप के तुम्हें कंटेनर्स बोल दिए गए, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ताकि अपन क्वेश्चन की जो है ना सेंस उसको समझ पाए। तो इस तरह से कंटेनर है, लेकिन सब में क्या कर रखा है, लिक्विड डाल रखा है, और सब में लिक्विड की जो हाइट है ना वो सेम है, यहाँ भी इतना है, यहाँ भी इतना है, यहाँ भी इतना है और यहाँ भी इतना है। अब आप सबसे बोला कि यार सबसे नीचे ना, सबके नीचे से टैप लगा रखी है, टूटियाँ लगा रखी हैं, सबको ओपन किया तो मतलब लिक्विड सबसे ज़्यादा प्रेशर में किससे निकलेगा। तो मान लीजिए इन पॉइंट्स का नाम ABCD आ गया, तो आपको बताना है PA PB PC और PD में क्या रिलेशन है। तो यार ये सब बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, सबके लिए जो H है वो सेम है, सब में एक जैसा लिक्विड है, मैंने बोल दिया वो भी सेम है, तो सबके लिए जी भी सेम है। ये बड़ा एक को पहाड़ पे रखा है, सबको एक ही लेवल पे रख रखा है, और इसीलिए सभी के लिए प्रेशर भी सेम होगा। इस चीज़ को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर होगा आई थिंक सो ये पॉइंट। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप देख रहे हो, यही तो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जो मैंने अभी बताया, शेप पे डिपेंड नहीं करता, हाइट अगर नेचर सेम है तो प्रेशर हर जगह सेम मिलेगा आपको। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डेंसिटी का, इंपॉर्टेंट है, फिर से स्टार लगा रहा हूँ, जिस पेज पे स्टार लगा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल सिंपल आते हैं, कभी कभी थोड़ा सा ट्रेंड से हटके भी आ जाता है, जनरली सिंपल से दिखते हैं। देखिए डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी एक्चुअल में होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। जिस भी लिक्विड की, सॉलिड की आप बात कर रहे हो, उसका आपने जितना भी क्वांटिटी ले रखा है उसका मास कितना है डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम कितना है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सब्सटेंस, ध्यान से सुनना, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मतलब जो हर जगह से एक जैसा हो, आइसोट्रोपिक मतलब उसकी प्रॉपर्टी हर जगह से सेम हो। ऐसा नहीं यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ अलग है यहाँ अलग है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट हैज़ नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सो इट इज़ अ स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ऑल कंक्लूजन निकालें तो आप याद रखिए जस्ट डायरेक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करो तो यार मास का आपको पता होगा m1 लिखा जाता है, वॉल्यूम का L³ लिखा जाता है, तो कुल मिला के बन गया m1, L की ऊपर जाके पावर -3 हो जाएगी, टाइम तो है नहीं इसमें, जीरो है टाइम। तो ऐसे यूनिट की बात करें तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास को किलोग्राम में लिखोगे और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, और CGS में बेटा जी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखी गई है, मैं थोड़ा सा क्लियर इसको भी कर देता हूँ। SI के अंदर तो हो गया हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन CGS के अंदर है बेटा जी क्या, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे भी लिखा जाता है ग्राम CC फॉर सेंटीमीटर क्यूब, और इन दोनों में भी एक आपस में रिलेशन है, आप याद कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में हेल्प के लिए, कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। ठीक है ना, ये रिलेशन इनके बीच में याद रखिए, क्योंकि अभी भी मैंने एक दो क्वेश्चन में पीछे डेंसिटी का बताया था, तो आपको शायद क्लियर हो जाना चाहिए वो चीज़। अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। देखो ये सब कुछ दे रखा है ना, और देखो 1 ग्राम पर cc में 10⁻³ की थी, ये मैंने भी बता ही दिया आपको। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ द सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक है, अभी भी तो बताया कि सर ये डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम ही तो होती है। ये सॉलिड बॉडी के लिए फॉर्मूला लिखा जस्ट, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर होती है। डेंसिटी ऑफ बॉडी और सब्सटेंस का मतलब यार किसी सब्सटेंस से तो बनी है बॉडी, वाइल द होलो बॉडी। लेकिन अगर होलो बॉडी की बात की जाए ना, ये सॉलिड बॉडी के लिए, सॉलिड बॉडी मतलब आपको मैंने बोल दिया एक क्वेश्चन में, यहाँ समझ गया, सॉलिड बॉडी हमने बना ली, ठीक रहेगा ना, आई थिंक सो। आपको कहा एक ये बॉडी है एक ये बॉडी है, बस दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में मैंने कहा ये जो है ये तो है सॉलिड पूरा भरा हुआ है,
और ये अंदर से होलो है। सॉलिड समझ लो, एक लड्डू समझ लो, और होलो मतलब गोलगप्पा समझ लो तुम, ठीक है। अब ये पूरा जो है ना वो सब्सटेंस से बना हुआ है, ये वाला सारा का सारा। तो अब जिस ये सब्सटेंस से बना है, इस पूरे बॉडी की जो डेंसिटी होगी ना वो किसके बराबर होगी, वो सब्सटेंस की डेंसिटी के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, ये तो अंदर से क्या है, होलो है। तो इस केस में जो बॉडी की जो डेंसिटी होगी, बॉडी की डेंसिटी होगी और जो सब्सटेंस की डेंसिटी होगी, सब्सटेंस की डेंसिटी वो अलग अलग होगी, क्योंकि सब्सटेंस तो सिर्फ इस जगह पे है, वो इतना इतना मोटा है ना। तो आप क्या देखोगे, सब्सटेंस की जो डेंसिटी वो अलग होगी, बॉडी की डेंसिटी अलग होगी, बराबर नहीं होगी इस केस में। यही चीज़ तुम्हें लिखी हुई मिली है यहाँ, देखो क्लियर। अब यहाँ तुम्हें दिख भी रहा होगा ये चीज़, देखो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल सब्सटेंस की डेंसिटी से कम ही होगा। क्यों होगा, अगर आप सब्सटेंस को अगर देखो यहाँ पर यार, सब्सटेंस तो मान लीजिए मेटल है, मेटल की तो डेंसिटी अच्छी खासी होती है, लेकिन पूरे की बात करें तो इसका वॉल्यूम ऐसे नाजायज़ ही ज़्यादा दे रखा है, क्योंकि अंदर से तो लगभग ये खाली है ना, खोखला है। अगर मैं इसकी डेंसिटी लिखने लगूँ तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। अब पूरी बॉडी को कंसिडर करो, हम पूरी बॉडी की बात करते हैं, पूरी बॉडी की बात करते हैं बेटा जी। पूरी बॉडी में तो होलो पार्ट ज़्यादा है, वॉल्यूम बॉडी का ज़्यादा है, वॉल्यूम बॉडी का ज़्यादा है तो डेंसिटी बॉडी की कम होगी, इस केस में डेंसिटी इसकी कम होगी, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखें, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि व्हेन इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड जो मिक्स नहीं होते आपस में, उनकी डेंसिटी अलग अलग है और उनको एक कंटेनर में डाल दें, तो जो लिक्विड है ना जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी विल बी एट बॉटम, तो ज़्यादा डेंस चीज़ नीचे डूब जाएगी, जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी। इस तरह से सरफेस उनके अलग अलग हो जाएंगे, आपको आसानी से दिख रहा होगा कि वो चीज़ें मिक्स नहीं हो रही, वो चीज़ें मिक्स नहीं हो रही, क्लियर। अच्छा, कुछ बार ऐसा होता है, समटाइम इंस्टेड ऑफ डेंसिटी वी यूज़ द टर्म रिलेटिव डेंसिटी, आप रिलेटिव डेंसिटी टर्म भी यूज़ करते हैं, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। 9th क्लास में एक टॉपिक आया था इसके बारे में। होता क्या है, देखिए जब भी हम किसी भी बॉडी की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, अब पानी की डेंसिटी कहाँ पर बेटा जी, एट 4 डिग्री सेल्सियस, इस चीज़ को हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू या डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ कंपेयर करना ही रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। तो ये टर्म भी आई थिंक सो क्लियर होगी तुम्हें। अगर हम क्या करें, लिक्विड्स को मिक्स करें, मिक्सचर की बात करें, इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अगर आपको कहा जाए दो लिक्विड्स हैं जिनके मास, एक का m1 है, एक का मास है m2, यानी मान लीजिए ये दो कंटेनर है, इसमें जो लिक्विड है उसका मास m1 है, इसमें जो लिक्विड है उसका मास m2 है। इस लिक्विड की डेंसिटी ρ1 है, इस लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है, दोनों को भी मिक्स कर दिया, तो जो कंबाइंड मिक्सचर की डेंसिटी होगी तो वो ये है। देखिए आप ना इस तरह का क्वेश्चन कभी भी करना हो ना, तो याद रखना मिक्सचर की जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या होगी, टोटल मास निकाल लो पूरे सिस्टम का, मतलब दोनों का या तीनों का मिला के, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इस तरह से तुम मिक्सचर की डेंसिटी निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ भी यही करा गया, टोटल मास देखो m1 + m2, और टोटल वॉल्यूम, पहले का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास और रो इसका यूज़ करके, दूसरे का वॉल्यूम m2 और ρ2 यूज़ करके, बस वही तो पुट कर रखा है, ये पहले का वॉल्यूम ये दूसरे का वॉल्यूम निकल सकता है। और अगर मान लीजिए तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया जाए कि यार V1 वॉल्यूम लिक्विड डेंसिटी ρ1 का है, V2 वॉल्यूम लिक्विड डेंसिटी ρ2 का है, इनको भी मिक्स करें तो मिक्सचर की डेंसिटी, बोले सर ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फ़र्क है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो इन टर्म ऑफ मास है, अगर क्वेश्चन में मास की टर्म में दे रखा है, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, तो सेम चीज़ ही है। ऊपर देखो मास लिखा है टोटल, ऊपर ये जो लिखा है बेटा जी ये टोटल मास ही है, ठीक है, और नीचे जो है वो बेटा जी टोटल वॉल्यूम है। दोनों ही केसेस में अपन फॉर्मूला बना लेते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, पास्कल लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको पता होगा हाइड्रोस्टैटिक्स में पास्कल लॉ क्या कहते हैं। देखिए अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को भी इग्नोर कर दें तो कहते हैं प्रेशर जो होगा ना हर पॉइंट पे सेम होगा, इन इक्विलिब्रियम ऑफ अ रेस्ट इज सेम। यानी अगर आपके पास एक कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड है जो कि रेस्ट पे है, आपने ग्रेविटी को इग्नोर कर रखा है, तो क्या होगा, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर चेक करोगे वो सब जगह बराबर मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए इस तरह की सिचुएशन है और आप अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए कुछ पी प्रेशर अप्लाई करते हो तो उतना ही प्रेशर हर पॉइंट तक पहुंच जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें बताऊं, भाई देखो आपको बोला कि यार एक कंटेनर, कुछ इस तरह से समझ लो या तो मान लीजिए बेटा जी मैंने एक इस तरह से बॉक्स समझ लिया, इसमें कोई एक लिक्विड भर रखा है, हमने एक इस तरह से लिक्विड भर रखा है। मैंने कहा भी देखो अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करें
हम अगर इस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पिस्टन लगा के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने पी प्रेशर अप्लाई किया और क्या देखता हूँ यहाँ पर भी पी प्रेशर हमें मिलता है, यहाँ पर भी पी प्रेशर मिलता है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चेक करूँ तो उतना प्रेशर पहुँच जाता है। यानी जितना प्रेशर हम किसी एक जगह पे अप्लाई करते हैं वो इक्वली ट्रांसमिट होता है हर पार्ट में, इक्वली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसमिट होता है टू एवरी पार्ट। इसी चीज़ को पास्कल लॉ कहा जाता है और इस कंसेप्ट के बेसिस पे उसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि यार प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है इक्वली सब पे। अगर मान लीजिए 50 पास्कल तुमने यहाँ प्रेशर लगाया तो इस लिक्विड के अंदर हर जगह 50-50 पास्कल पहुँच जाएगा। तुम्हें शायद पता होगा जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है वो इसी कंसेप्ट पे काम करती है, एक जगह पर्टिकुलर ब्रेक लगाते हैं सभी टायर्स के पास इक्वली प्रेशर पहुँच जाता है, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है पास्कल लॉ के। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको सब लिखा मिल जाएगा, अभी मैं पढ़ के भी बता देता हूँ आपको ताकि ज़्यादा दिक्कत ना है कि द इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट, आप अगर लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करते हो, देखो ध्यान है ना वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए पहले, तो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है सभी पार्ट्स तक। ठीक है ना, अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करे तो। एग्जाम्पल क्या है, पास्कल लॉ पे बेस्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है या हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। आपसे ऐसा भी पूछा सकता है भी हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पास्कल लॉ लिख सकते हो, या पास्कल लॉ पे बेस्ड इनमें से कौन सा फिनोमिना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो सकता है, हाइड्रोलिक प्रेस हो सकता है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो सकता है। तो जैसे आप हाइड्रोलिक लिफ्ट की छोटी सी वर्किंग का दे रखा है बट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे समझो कि यार एक ऐसे यू शेप का कंटेनर है, एक जगह यहाँ पर ऐसे पूरा लिक्विड भर रखा है ना, यहाँ पर हम प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमें लोड पे फोर्स कुछ मिलेगा। बस इन दोनों एरियाज़ को चेंज करके, यानी इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा करके और इस एरिया को कम से कम करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा फोर्स लगा के ज़्यादा हैवी चीज़ को उठा सकते हैं। कम फोर्स लगाओ ज़्यादा फोर्स पाओ, ये काम करवा सकते हैं हम इसकी हेल्प से। ठीक है, पास्कल लॉ की हेल्प से, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ इसके, जस्ट कौन कौन सी एप्लीकेशन है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो मैंने अलग से आपको बता ही दिया, एंड गोज प्रेशर का भी कंसेप्ट बता दिया। हालांकि प्रेशर एक्सर्ट करता है जो एटमॉस्फेयर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और सी लेवल का मैंने वैल्यू बता दी है ना, 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम होता है। और अगर आप निकालना चाहे तो मर्करी की डेंसिटी भी आपको शायद बताया था मैंने 13.6 है, जी की वैल्यू 9.8 है और हाइट 0.76 है मीटर में। आप कैलकुलेट करते हैं तो 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको अपन बोल देते हैं 1 ATM, इतना वैल्यू आ जाता है। अच्छा, अब मेज़र किससे करते हैं, बैरोमीटर से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, एंड मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, यानी बाहर अंदर कितना प्रेशर का डिफरेंस है। तो जब भी प्रेशर डिफरेंस की बात आए मेज़र करने के लिए तो मैनोमीटर, और अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र करना है तो बैरोमीटर। गोज प्रेशर क्या था, किसी बच्चे को याद है? जैसे मैंने बताया था, जैसे ये लिक्विड है, अगर हम लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो या, और ये H हाइट नीचे है, तो इसके ऊपर एयर भी तो है, एयर भी तो प्रेशर लगा रहा होगा। तो पी पॉइंट का जो प्रेशर होता था किसके बराबर होता था, ए पॉइंट का प्रेशर इंटू रो इंटू H इंटू जी। तो बेटा जी अगर मैं P माइनस पी ए निकाल लूँ तो ये बन जाता था रो H जी। बस इसी डिफरेंस को, इसी चीज़ को या इसी चीज़ को हम क्या बोलते थे, गोज प्रेशर के नाम से जानते थे, गोज प्रेशर। क्लियर है? स्पीड थोड़ी फास्ट है लेकिन ज़रूरी भी है, आप सब बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग है ना, मेन चीज़ें ही कर रहे हैं, मैं फालतू की चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ, जो चीज़ पढ़ने वाली है उसको मैं देखिए, आप जिस चीज़ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ वही चीज़ पढ़ने के लिए। देखिए एक्सीडेंटली आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया था, क्या किया था कि जो बॉडी है वो इमर्ज मतलब डूबेगी आधी या पूरी किसी लिक्विड के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर, है ना, कब, अगर उस पर लगने वाला ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो उसके वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर हो। अब मैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझाना चाहूँगा अच्छे से आप सब बच्चों को। तो भैया हमने क्या मान लिया कि एक इस तरह से कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई लिक्विड है, इस तरह से पूरा मान लेते हैं, एक बार ऐसे पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। और मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी भी है, वैसे पानी से बाहर है, लिक्विड से बाहर है, पानी ना बोल के लिक्विड बोलते ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस चीज़ को आपको पता है नीचे ग्रेविटी खींचती है, इसका जो वेट है बेटा जी, इसका जो वेट है वो मैंने W मान लिया। ये वेट किसके अंदर है, ये हवा में है, बाहर है, इस तरह से। क्लियर, W वेट की कोई ऑब्जेक्ट है। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुना इन बातों को, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, पूरा डाल दो या आधा, जैसे डालेंगे जरा सोचो इतनी चीज़ एक्स्ट्रा इसके अंदर आई तो इतनी जगह से जो लिक्विड है वो इधर उधर चला गया होगा। तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, श्योर किया होगा लिक्विड डिस्प्लेस, है ना। तो मान लीजिए इसकी वजह से जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो इतना मान लेते हैं, इतना लिक्विड डिस्प्लेस मान लेते हैं। वो लिक्विड डिस्प्लेस कहाँ चला गया, वो लिक्विड डिस्प्लेस जाते जाते एक काम कर जाएगा, इस बॉडी पे उतना ही एक फोर्स लगा जाएगा, उतना ही एक फोर्स लगा देगा। यानी ये जो
लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड है इसके वेट के बराबर, है ना, इसके वेट के बराबर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर क्या लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है। मैं भी एग्जांपल से बताऊंगा। एक अपवर्ड फोर्स लगता है और इसी अपवर्ड फोर्स को ब्योंसी या बियॉन्ड फोर्स के नाम से जानते हैं, बियॉन्ड बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने इस बॉडी को जैसे इंसर्ट किया, इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया और हमने देखा यार उस लिक्विड डिस्प्लेस का लेट अस सपोज जो वेट है वो 2 न्यूटन है। तो यानी इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 2 न्यूटन एक रोकने वाला फोर्स लगने लग जाएगा। अगर इसने लिक्विड ज़्यादा डिस्प्लेस किया लेट अस सपोज 3 न्यूटन का, तो इस पर 3 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो जितना कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड डिस्प्लेस ज़्यादा करेगा उतना उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इस बॉडी को ऊपर लेके जाना चाहता है, लेकिन सेम उसी टाइम पे आपको पता है यार इस पर तो ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी। इसकी ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है, इसका जो वेट है, लेकिन एक फोर्स उसको ऊपर रोक रहा है। तो ओवरऑल जो आप देखोगे इसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा। लेट अस सपोज अगर मैं तुम्हें बोल दूं यार इस बॉडी का जो वेट है वो 5 न्यूटन है बाहर हवा में, और जैसे तुम पानी में डालोगे तो पानी में ग्रेविटी नीचे खींच रही है 5 न्यूटन से, 2 न्यूटन ब्योंसी काम कर रही है, ओवरऑल वेट बचा 3 न्यूटन का। लेकिन अगर सोचो जरा बॉडी कुछ बड़े साइज की हो, कुछ इस तरह से कोई जादू चमत्कार कर दे यार, ये बियॉन्ड फोर्स 2 न्यूटन से बढ़ के 5 न्यूटन तक बढ़ जाए तो क्या होगा, वेट भी 5 न्यूटन, ब्योंसी भी 5 न्यूटन, तो बॉडी फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। या ये सब आर्किमिडीज ने बताया था। हालांकि लॉ फ्लोटेशन बाद में दिया गया था, आर्किमिडीज के लॉ से सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकाला गया था, क्या, कि भाई जो ये बियॉन्ड फोर्स है, ये जो बियॉन्ड फोर्स है या जिसको अपन ब्योंसी बोल रहे हैं, ब्योंसी जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, एक अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स किस पे, ऑन बॉडी। कौन सी बॉडी, जिसको हमने इमर्ज किया है। किसके बराबर होता है बेटा जी, ये बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है जी। यही चीज डिसाइड करेगी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, या जिसको अपन ब्योंसी या बियॉन्ड फोर्स बोले, यही डिसाइड करेगी कौन सी चीज तैरेगी, कौन सी चीज डूबेगी। ये सब ही इन्हीं से डिसाइड होता है। अब देखिए इसी के बेस पे ये बातें बताई जा रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट या ब्योंसी। ये वर्टिकली अपवर्ड लगता है, बॉडी के वेट नीचे ही ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसका भी कोई सेंटर लेके चलेंगे, उसको हम सेंटर ऑफ ब्योंसी बोलते हैं। नहीं, कोई ज़्यादा काम का नहीं। अपवर्ड thrust is independent on all factor of the body such as its mass, size, density, expect the volume of the body। देखो मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने एक बॉडी को जब इसके अंदर डाल दिया तो ये लिक्विड कितना बाहर निकला, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम था, यानी लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। यानी ये जो आपका बियॉन्ड फोर्स है, ब्योंसी है, या ये जो भी चीज़ हम बात कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है ओनली ऑन वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्योंकि वॉल्यूम ही डिसाइड करेगा कि वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो यही फैक्टर है, उसके मास पे, साइज पे, सब पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अपवर्ड थ्रस्ट डिपेंड अपॉन, अपवर्ड थ्रस्ट जो डिपेंड करती है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड पे, हाँ उस पर करती है। आपने एक लिक्विड के अंदर एक बॉडी को इंसर्ट किया तो इस बॉडी ने अपने आने से कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया, वो मैटर करता है। बिल्कुल, कितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया वो मैटर करता है, वही डिसाइड करेगा अपवर्ड फोर्स थ्रस्ट कितना होगा, बॉडी है वो तैरेगी डूबेगी, ठीक है। दैट्स वाई, इसी वजह से देखिए अपवर्ड थ्रस्ट ऑन अ फुली समर्ज्ड बॉडी इज मोर इन सी वाटर देन अ फ्रेश वाटर। देखो एक बहुत अच्छा बता दिया यार, सी वाटर और फ्रेश वाटर में बड़ा फर्क होता है ना। क्या देख रही हो कि फुली इमर्ज्ड बॉडी, आपने एक बॉडी को पूरा डुबा दिया, उस पर लगने वाला अपवर्ड थ्रस्ट ज़्यादा होता है सी वाटर में, और फ्रेश वाटर में कम होता है, क्योंकि वो वाटर डिस्प्लेस कम करता है। और साथ में डेंसिटी है पानी की, आपको पता है जो फ्रेश वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, सी वाटर की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी किसकी, जिसको डिस्प्लेस कर रहा है ना, नीचे वाले लिक्विड की, यानी इस पर डिपेंड करता है। सी वाटर है या ये फिर लाइम वाटर है या फिर ये सिंपल नहर का पानी है, ठीक है, ये नीचे वाले लिक्विड पर डिपेंड करता है। ओके, आई थिंक सो ये चीज़ क्लियर होगी। अब कौन सी चीज़ तैरेगी डूबेगी, देखो उसके लिए हमने कुछ मान लिया हमने बॉडी का जो वेट है, मान लिया हमने बॉडी की अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी ऑफ डेंसिटी, जब हमने इमर्ज किया लिक्विड के अंदर, लिक्विड की डेंसिटी हमने सिग्मा मान ली और जो बॉडी है उसकी डेंसिटी को रो मान लिया। तो जो उसका बचेगा वेट, बचेगा मतलब पहले मान लीजिए 5 न्यूटन था, नीचे की तरफ 2 न्यूटन ब्योंसी लगी तो बचा कितना, 3 न्यूटन ही तो बचा। वो कैसे निकालेंगे, जो अपरेंट वेट होता है वो किसके बराबर होता है, एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। एक्चुअल 5 न्यूटन माइनस अप थ्रस्ट 2, 3 तभी तो आएगा। तो किसके बराबर होता है ये, W माइनस में W
W मीन्स वेट माइनस में U अप, F अप, F मतलब फोर्स, अप मतलब अपवर्ड फोर्स, उसको बियॉन्ड फोर्स बोल दो। और अगर इसको चेंज करें डेंसिटी के टर्म में, जैसे आपको पता हो यार वेट को मास इंटू ग्रेविटी लिखा जाता है, m इंटू जी, और मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म में। तो आपने इन दोनों को वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म में लिख दिया, और जो फाइनली सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है जो एपरेंट वेट है वो किसके बराबर होता है, एक्चुअल वेट 1 माइनस सिग्मा अपन में रो। एपरेंट वेट मतलब बचा हुआ वेट जो है वो W इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो के बराबर होता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक बॉडी का वॉल्यूम V है, उसको लिक्विड में इमर्ज कर दिया जिसकी डेंसिटी रो थी, उसका वेट हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा ये बात याद रखना। ठीक है, हमने क्या माना, W1 मान लीजिए उसका वेट खाली हवा में था, और जैसे ही पानी में डालते हैं वेट W2 हो गया। कितना कम हुआ, वही फैक्टर रो जी एच के रो V इंटू रो इंटू जी के बराबर होगा, ये इसके बराबर। तो यहाँ से अपना वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और रिलेटिव डेंसिटी की टर्म में भी लिखा जा सकता है। देखो रिलेटिव डेंसिटी थोड़ी देर पहले पढ़ी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है और पानी की डेंसिटी कितनी है, इस रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। आप रिलेटिव डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हो, वेट ऑफ बॉडी डिवाइड बाय वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपने 10 मान लीजिए न्यूटन की एक बॉडी ली और 10 न्यूटन पानी ले लीजिए, बस यार इसी रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वेट ऑफ बॉडी डिवाइड बाय वेट ऑफ थ्रस्ट, वाटर थ्रस्ट, मतलब पानी ने इतना ऊपर थ्रस्ट लगाया, इस रेशियो को भी रिलेटिव डेंसिटी लिखा जा सकता है। मच मोर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। कौन सी डूबेगी कौन सी तैरेगी, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है पानी की कम है वो डूब जाएगी, दोनों बराबर है तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वही रहेगा, फ्लोट करेगा। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और लिक्विड की ज़्यादा है तो यार ऑब्जेक्ट श्योरली फ्लोट करेगा। तो उतना ही पढ़ना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही देखते जाओ। अब फ्लोज मतलब लिक्विड फ्लो करता है, उसके टाइप्स कौन कौन से तरह के हो सकते हैं। तो लिक्विड जनरली दो तरह से फ्लो करते हैं, एक को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है, एक को टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मान लीजिए हम चेक कर रहे थे यार कोई लिक्विड का पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से निकल के गया, एक लिक्विड का पार्टिकल यहाँ से निकला ए पॉइंट से, और देखा यार ये तो 20 की स्पीड से निकल रहा है। फिर मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल निकल के गया, फिर मान लीजिए यहाँ से चला गया पार्टिकल। मैंने कुछ पॉइंट्स रैंडम कंसीडर किए ABC नाम से, मैंने चेक किया, मान लीजिए यहाँ पर 20 की स्पीड है, यहाँ पर 21 की स्पीड है, और मान लीजिए यहाँ 22 की स्पीड है, जो भी स्पीड तुम मानना चाहते हो। ए पार्टिकल निकल गया। अब मैं अगर बोलता हूँ यार दूसरा पार्टिकल था वो भी इसी की पाथ को फॉलो कर रहा है, जब वो इस ए पॉइंट से निकला तो स्पीड 20 थी, बी से निकला तो स्पीड 21 थी, सी से निकला तो मान लीजिए 22 थी। ऐसे तीसरा पार्टिकल ये काम करेगा, ऐसे चौथा करेगा। यानी अगर हर पार्टिकल अपने से प्रीसीडिंग पार्टिकल की पाथ को फॉलो करे, उसी की तरफ जाए, उतनी ही स्पीड से जाए, तो इस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। देखो व्हेन लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग अ पॉइंट मूविंग अलोंग द सेम पाथ हैज द सेम वेलोसिटी एज इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। अपने से पहला जो काम करके गया हमें वैसे ही करना है। अगर हम मतलब पार्टिकल कोई निकला है 50 की स्पीड पे, तो हम भी अगर 50 से निकलेंगे तब स्ट्रीमलाइन कहलाएंगे। जो फ्लो है लिक्विड का वो लगभग स्ट्रीमलाइन ओनली एज लॉन्ग एज वेलोसिटी डज नॉट एक्सीड अ सर्टेन वैल्यू। क्या ऐसा हमेशा होगा, चीज़ों का जो फ्लो है लिक्विड्स का, क्या वो हमेशा स्ट्रीमलाइन ही रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक अप टू एक लिमिट तक होता है, एक वैल्यू होती है वेलोसिटी की, तब तक पानी जब तक एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक चल रहा है तब तक वो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड से, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा बढ़ते ही फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा। तो वो फ्लो हो कैसा जाएगा, तब वो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट कहलाएगा। तो यार उस लिमिट का कुछ तो नाम देना चाहिए, बिल्कुल उसको नाम दिया गया क्रिटिकल वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जब तक फ्लो स्ट्रीमलाइन है, सभी यार एक आइडियल है, अपने से बड़ों की पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट का मतलब कोई पार्टिकल इधर जा रहा है किस स्पीड से, कोई इधर जा रहा है, एक रेगुलर पैटर्न ना हो। जैसे एक नदी में पानी बह रहा है, आपने पत्थर के टुकड़े फेंक दिए, पत्थर से पानी टकरा गया, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, वो आपका टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, इस फ्लो से रिलेटेड ना एक नंबर होता है जिसको कहा जाता है रेनॉल्ड नंबर। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ना ही पूछेंगे, थोड़ा सा दिमाग से ऐसे ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। एक ऐसा नंबर जो फ्लो के बारे में बताता है, सिंपली ये समझिए, एक ऐसा नंबर जो टाइप ऑफ फ्लो के बारे में बताता है। कुछ ऐसे समझो कि अगर इस नंबर की वैल्यू 1000 से कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन है, मतलब बड़ा आराम वाला फ्लो है। और अगर इस नंबर की वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में हो तो मतलब लिक्विड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन से अनस्टडी हो रहा है, मतलब अभी चेंजिंग है। और जैसे ही रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा हो तो समझ लीजिएगा जो फ्लो है वो कैसा है, टर्बुलेंट। जस्ट ए नंबर, आपको सिर्फ ये डाटा याद रखना है, बस इतना ही, और कोई ज़्यादा काम का नहीं है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते देखिए इसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर हम क्या करें, एक ऐसा लिक्विड मान लें जो इनकम्प्रेसिबल है, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती,
नॉन विस्कस है, विस्कोसिटी भी जिसकी ना के बराबर हो, एक ट्यूब में जा रहा है, उस ट्यूब का चलो एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, एक साइड से मोटी मान लो, एक साइड से पतला मान लो, उसको कम ज़्यादा है, दोनों जगह एक जैसा एरिया नहीं है। लेकिन और फ्लो कैसा है, स्टडी फ्लो। कंडीशन देखो, इनकम्प्रेसिबल था, नॉन विस्कस था, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का, लेकिन जो फ्लो है वो स्टडी है। ऐसे केस में कहते हैं एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। बहुत प्यारी बात बता दी। मान लीजिए एक ट्यूब को मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है, इस तरह से एक ट्यूब को बना लिया, और यहाँ का एरिया A1 और यहाँ का जो वेलोसिटी है लिक्विड का वो V1 है, यहाँ का एरिया A2, यहाँ की वेलोसिटी V2। ठीक है, अब ये कहते हैं कि यार किसी भी क्रॉस सेक्शन के, यहाँ चेक कर लो, चाहे यहाँ चेक कर लो, चाहे यहाँ चेक कर लो, हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक बात कॉमन मिलेगी कि यार इस वाला एरिया और इस वाला वेलोसिटी किसके बराबर होगा, इस वाले जो दूसरा है आपका A2 एरिया वाला और V2 वेलोसिटी वाला, इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होगा। हर जगह ये चीज़ सेम मिलेगी, हर जगह कहीं भी क्रॉस सेक्शन में चेक कर लो। लेकिन इसकी कंडीशन है यार लिक्विड तुम्हारा इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, ठीक है, स्टडी फ्लो में जा रहा हो, तब ये दोनों बराबर होंगी। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट A इंटू वी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर A इंटू वी कांस्टेंट है तो इससे एक रिजल्ट निकल के आया, यानी A और V तो इन्वर्सली हुए, यानी जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा चल रही हो, मतलब हवा बहुत तेज हो या लिक्विड जो है बहुत फास्ट फ्लो कर रहा हो, है ना, तो वहाँ एरिया कम होगा। मैंने ऐसा क्या सर, उल्टा बोल दो ना इसको आप, तो मैं क्यों ना इसको ऐसे बोल दूँ भी, देखो यार जहाँ पर हम एरिया को रिड्यूस करवा दें, कम करवा दें, वहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जहाँ पर एरिया को बढ़ा दो वहाँ लिक्विड की वेलोसिटी कम हो जाएगी। सबने देखा होगा यार, पाइप होती है घर में, पानी चल रहा है तो जैसे आगे से दबाते हो तुम, एरिया को कम करते हो, पानी कितना तेज़ी से निकलता है, ठीक है। और इसी चीज़ को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। ये आगे काम आती है बहुत सारे कंसेप्ट के अंदर फिजिक्स के। अब लिक्विड्स होते हैं ना, उसके पास तीन तरह की एनर्जी पॉसिबल है, खासकर मूविंग लिक्विड के पास। प्रेशर एनर्जी, क्योंकि मूविंग जो लिक्विड है वो प्रेशर अप्लाई कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी, एक पर्टिकुलर हाइट की वजह से अगर लिक्विड है, मान लीजिए डैम वगैरह पे स्टोर कर रखा है, और पानी तो मूव तो कर ही रहा है, और मोशन की वजह से जो होती है वो क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तीन तरह की एनर्जी रिलेटेड होती है फ्लूइड से। प्रेशर एनर्जी कहते हैं कि एनर्जी जो लिक्विड के पास होती है प्रेशर की वजह से, ठीक है। और प्रेशर है तो वो वर्क डन कर सकता है, बिल्कुल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लिक्विड में पोजीशन की वजह से, किसी ट्यूब में या किसी पर्टिकुलर जीरो लेवल से हायर लेवल पे है, तो mgh का फॉर्मूला वही लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी वही पार्टिकल के मोशन की वजह से, हाफ mv², तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। अगर मैं इसको मास से डिवाइड कर दूँ तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगी, तो वो बनती है p/ρ। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो पर यूनिट वॉल्यूम p होता है। ये मत करो, चाहे आप बस इतना ही देख लो, बाकी जैसी रिक्वायरमेंट है। अब ये पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट एक्चुअली में बर्नौली थ्योरम को प्रूफ या बर्नौली थ्योरम को पढ़ने के लिए करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अलावा हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को डिस्कस करते हैं, या कभी कभी हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल के लिए ऊपर वाले दो ही याद करें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है यार बर्नौली थ्योरम, इसके रिजल्ट्स ही हमें याद करने आगे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लिक्विड, ये जो थ्योरम है ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए या फ्लूइड्स के लिए जो कंप्रेस नहीं हो सकते, डेंसिटी चेंज नहीं होती, नॉन विस्कस है, विस्कोसिटी जीरो है, यानी इनका इंटरनल लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन कम है, ना के बराबर है, स्टडी फ्लो है, मतलब आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो में मूव कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का कैसा भी हो, कम ज़्यादा हो, कोई मैटर नहीं करता। कहता है देखो अगर इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, स्टडी फ्लो है, ऐसे केस में लिक्विड मान लीजिए ट्यूब में एक साइड से एंटर करता है, दूसरे से निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं पूरे मोशन के दौरान आप किसी भी जगह पे, चाहे इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं पर भी चेक कर लो, तो जो तीनों एनर्जी है, कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पे, या तीनों एनर्जीज पर यूनिट मास निकालो, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, यहाँ की निकालो, यहाँ की, हर जगह बराबर होगी। दिस इज बर्नौली थ्योरम। और बर्नौली थ्योरम का एक जो रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट एक रिजल्ट याद रखिए, वो क्या है, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एक रिजल्ट था, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो बर्नौली थ्योरम के, हालांकि इसी से निकाला जाता है वो चीज़ें, अपने को ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वेलोसिटी और प्रेशर, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी और प्रेशर का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर कहीं पर वेलोसिटी ज़्यादा हो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, और अगर कहीं पर वेलोसिटी कम है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ये कंसेप्ट आपने दिमाग में बिठाना है, इसी के बेस पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी।
बात करें एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम की, बर्नौली थ्योरम की यार एप्लीकेशन तो दुनिया जान की, उनमें से कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर दें। जैसे अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल बोर्ड्स। देखिए एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, बाकी सारे कंसेप्ट तुम्हें अपने आप आ जाएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट समझने से बाकी सारे ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएंगे। तो देखो मैंने कुछ इस तरह से बना लिया कि मान लीजिए ये जो एरोज है ये फ्लो ऑफ वाटर को इंडिकेट करे, पानी है ना इस तरफ जा रहा है, रफली सा बनाए ऐसे एग्जैक्टली लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो चिंता मत करना, ठीक है। तो ये मान लीजिए बेटा जी पानी का फ्लो है, पानी आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए इधर जा रहा है। अब सामने से क्या है, दो बोट्स आ रही हैं, एक मान लीजिए बोट ये है, B1 नाम दे देता हूँ, और ये सामने एक और बोट है इधर, दोनों लगभग एक जैसी आइडेंटिकल है B2, और दोनों का मोशन कुछ इस तरह से है, दोनों इधर की तरफ आगे मूव कर रही है विद सेम वेलोसिटी। चले अब जैसे ये मूव करती हैं ये अगेंस्ट द स्टीम जा रही हैं, अच्छा अब उसके स्टीम के साथ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, ये जो आप सामने से एयर देख रहे हो, जैसे ये एयर्स की वाटर की लेयर्स हैं इनसे टकराएंगी तो कुछ पानी की जो लेयर्स हैं वो ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ नीचे से निकल जाएंगी, है ना, ऐसा होगा ना। वाटर की लेयर्स इधर से भी निकल जाएंगी, सेम इसके लिए भी यही सीन होगा। वाटर की लेयर कुछ यहाँ से निकल गई, कुछ यहाँ से निकल गई, कुछ यहाँ से निकल गई, कुछ यहाँ से। अब आप अगर इस डायग्राम को देखो तो आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि सर इस सभी में देखिए तीन रीज़न बन रहे हैं, एक रीज़न नंबर 1 है, एक ये रीज़न नंबर 2 है, और एक रीज़न नंबर 3 है। इन तीनों रीज़न में सबसे ज़्यादा जो वाटर की जो लेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा पानी जो है वो बीच वाले रीज़न में मूव करेगा, यानी इस रीज़न में पानी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर रीज़न, जिसकी वजह से अब वेलोसिटी ज़्यादा तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग यही तो था, बर्नौली प्रिंसिपल का रिजल्ट, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। तो यहाँ पर वेलोसिटी एज कम्पेयर टू सेकंड रीजन कम है तो प्रेशर यहाँ का एज कम्पेयर टू सेकंड रीजन ज़्यादा होगा। अगेन यहाँ पर भी वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा। अब आप देखिए ज़रा कि बोट के बीच वाले रीजन में प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज़्यादा, इधर ऑटोमेटिक इन बोट्स पे ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ऐसे फोर्स लगने लग जाएगा। और जैसे जैसे ये बोट्स आगे जाएंगी आप क्या देखोगे, ये बोट्स एक दूसरे के करीब होती जाएंगी, जो दोनों बोट्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आती जाएंगी। तो ये यार प्रिंसिपल बर्नौली थ्योरम ही है, ये बर्नौली थ्योरम का ही यूज़ है ये कंसेप्ट में। तो ये आप अब एप्लीकेशन देखिए, अगर पहली एप्लीकेशन में सब यही लिखा गया आप उसको पढ़ सकते हैं। वर्किंग ऑफ एरोप्लेन भी बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट है, वर्किंग ऑफ एरोप्लेन को भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एरोप्लेन है उनकी जो विंग्स होते हैं उनका शेप स्पेशली डिज़ाइंड होता है, एरो विंग कहा जाता है या एरोफॉयल शेप कहा जाता है, इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि जब वो रनवे पे एक प्लेन चल रहा होता है, भाग रहा होता है, तो सामने जो हवा आती है तो वो जैसे ही इस विंग्स के साथ टकराएगी तो मोस्ट ऑफ दी जो एयर है वो ऊपर की ओर जाना पसंद करती है बिकॉज ऑफ दिस एरोडायनेमिक शेप। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो जो ज़्यादातर हवा है वो ऊपर से निकल जाती है, वो ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा लेयर है यहाँ पर एयर की, वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक यहाँ का प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू द लोअर साइड, यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब देखो ज़रा कि इस प्लेन के विंग के नीचे वाले रीजन की बात करें तो ये एक हाई प्रेशर रीजन बन गया, और ऊपर की तरफ देखो तो एक लो प्रेशर रीजन बन गया, और प्रेशर डिफरेंस होने का मतलब क्या हुआ, फोर्स लगना। तो ऑटोमेटिक इस पे एयर्स पे इनके जो विंग्स इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जो कि प्लेन को ऊपर उठा देगा। तो इस तरह से एक एरोप्लेन उड़ता है, ये आपका बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। क्लियर। देखिए ये सिर्फ आप नाम याद रख ले भी, इनका अगर आपसे पूछ ले कि वर्किंग ऑफ प्लेन किस पे बेस्ड है तो सेम यही रीज़न मैंने बता दिया आपका, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी प्रेशर कम हो जाएगा, जहाँ वेलोसिटी कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगले कुछ पॉइंट्स की बात करें। जैसे देखिए एक्शन ऑफ एटोमाइज़र, एटोमाइज़र एक टाइप से स्प्रेयर है, स्प्रे करने वाला जो होता है उसमें भी यही जुगाड़ लगा होता है, बस इतना ही याद रखें, बाकी कोई काम की चीज़ नहीं है इसमें, है ना। ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय द विंड स्टॉर्म, आंधी तूफान में देखा होगा छतें उड़ जाती हैं अगर जो कच्ची छतें होती हैं या लकड़ी की लगी होती है, रीज़न वही अगेन, बाहर हवा काफ़ी तेज़ होती है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन घर के अंदर जो है वेलोसिटी काफ़ी कम होती है हवा की, प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिक प्रेशर का डिफरेंस छत को उड़ा देता है। तो अगेन यहाँ रीज़न जो है वो बर्नौली प्रिंसिपल है, माइंड में सिर्फ इतना ही रखें। मैग्नस इफेक्ट, देखिए मैग्नस इफेक्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। एक्चुअल में क्या होता है आपने देखा होगा यार, एक किसी चीज़ को हम सीधा फेंकें, मैं आपको बोलता हूँ एक बॉल को अपन सीधा फेंक रहे हैं सिर्फ, तो क्या होगा जितनी एयर की लेयर ऊपर से जाएगी उतनी ही नीचे से जाएगी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि तुम एक बॉल को स्विंग करते हुए ऐसे गोल घुमाते हुए फेंको तो क्या होगा, वो अपने साथ एयर की ज़्यादातर लेयर नीचे साइड ले जाएगा, ऊपर की तरफ कम होगी। तो अगेन एयर जो है ना उसकी लेयर्स एक साइड में कम एक साइड में ज़्यादा, अगेन प्रेशर डिफरेंस, तो भाई साहब इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा।
और जब फोर्स लगेगा तो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ये मुड़ जाएगा किधर। तो इस चीज़ को मैग्नस इफेक्ट कहा जाता है। इसी के बेस पे आपने देखा होगा क्रिकेटर में जो बॉल है वो स्पिन करवा देते हैं, दैट इज़ द लॉजिक, अपने आप स्विंग हो जाती है। उसके अलावा वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होता है जो दो काम आता है। देखो सबसे पहले आपको कहा जाए कोई भी पानी कहीं बह रहा है, उसकी स्पीड बतानी हो, स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, मैं आपको बोल दूं फ्लोइंग लिक्विड हो या फ्लूइड हो, ठीक है, तो उसकी स्पीड बतानी हो, वेंचुरीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम रेट ऑफ फ्लो भी बता सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो होता है भी कितना लिक्विड पर सेकंड फ्लो कर रहा है ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड पर सेकंड फ्लोइंग पर सेकंड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। तो इन दो चीज़ों को फाइंड करने के लिए वेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं और ये वेंचुरीमीटर बर्नौली प्रिंसिपल पे ही काम करता है। बस इतना ही याद रखिए, फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। दो फालतू की चीज़ें मैं आपको स्पष्ट बोल दूंगा कि मत करना आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडी के एग्जाम से, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक पॉइंट है बेटा जी आपका विस्कोसिटी, है ना, और उसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स भी है। विस्कोसिटी होता क्या, सॉलिड्स के आपस में लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स होता है उसको तो फ्रिक्शन बोलते हैं। लिक्विड्स या फ्लूइड्स की लेयर्स के बीच में भी एक टाइप का फ्रिक्शन होता है, बिल्कुल, जिसको अपन फ्लूइड फ्रिक्शन बोल सकते हैं, जिसको इंटरनल फ्रिक्शन बोल सकते हैं, या जिसको बोल सकते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, क्या होता है विस्कोसिटी, किसी फ्लूइड के या लिक्विड के इंटरनल लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज विस्कोसिटी। जैसे फ्रिक्शन का सॉलिड में रोल होता है मोशन का अपोज करना, वैसे ही एक लिक्विड को फ्लो करने से रोकने का काम है विस्कोसिटी का। तो देखो जी, एक रिलेशन बनाया गया, विस्कस फोर्स को ड्राइव किया गया, विस्कस फोर्स मतलब वही अपोजिंग फोर्स को दो लेयर्स के बीच में लगने वाला ड्राइव किया गया, देखा गया। मान लीजिए आपके पास कोई दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स हैं, जिन दोनों लेयर्स की अपन बात करें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ डायग्राम में थोड़ा सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये दो लेयर्स हैं जिनके बीच में कोई लिक्विड है और हम यहाँ इनके बीच के विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं, विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या देखा गया, जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली एरिया के, एरिया कौन सा, इन दोनों लेयर्स का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर। दूसरा, ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब dv बाई डी एक्स मैंने बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये है बेटा जी वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब देखो ये दो लेयर है, ऊपर वाली लेयर जाहिर सी बात है थोड़ा सा फास्ट होगी, इसकी वेलोसिटी अगर मान लीजिए v1 है, नीचे वाली वेलोसिटी v2 है, तो दोनों की वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस होगा ना, बिल्कुल। इस v1 और इस v2 का डिफरेंस डिवाइड बाई ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, लेट अस सपोज वो x है, तो इसी फैक्टर को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है, dv बाई डी एक्स लिख दो इसको, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आप जिन दो लेयर्स की बात कर रहे हो तो उन दोनों लेयर्स की वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कौन, विस्कस फोर्स। दोनों को कंबाइन किया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ a dv बाई डी एक्स। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, कांस्टेंट आया ईटा, एन जैसा सिंबल होता है, थोड़ा सा टांग खींच दो ईटा की, और माइनस लगाया कि बिकॉज अपोजिंग वाला केस है यार, रिटार्ड करता है, मोशन को रोकता है इसलिए। तो इस नीटा का भी नाम रखा गया, इसको कहा गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला या इसके बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाती है, इसका यूनिट वगैरह भी अपन करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। इस पेज पे भी स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, लिक्विड्स की भी लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, जिसको उस फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं। उसका जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, माइनस का ईटा a dv बाई डी एक्स। जिसके लिए ईटा ज़्यादा होता है समझ लीजिए उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी समझ सकते हैं माइंड में, गाढ़ापन, मतलब वो इतना ईजी मूव नहीं कर सकता। अब इससे रिलेटेड टर्म्स देखनी है हमें, विस्कोसिटी से रिलेटेड। सबसे पहले देखें, अब विस्कोसिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर मैं एरिया को 1 मान लूँ, dv बाई डी एक्स 1 मान लूँ, तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो विस्कस फोर्स के बराबर होगी। तो डेफिनेशन बनाने के लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ईटा का यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट हम लिख रहे हैं, ना कि विस्कस फोर्स का। और सीजीएस में इसी चीज़ को पॉइस के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है विस्कोसिटी का इनमें से यूनिट कौन सा है, पॉइस दिख जाए तो पॉइस यूनिट है, लेकिन ये सीजीएस सिस्टम का है। और इसका ऐसा ही सिस्टम में होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको पोइसुली या फिर डेका पोइस के नाम से भी जाना जाता है। तो पोइसुली या डेका पोइस वो ऐसा ही सिस्टम में इसका यूनिट होता है। और इनमें रिलेशन भी है, 1 पोइसुली जो होती है या 1 डेका पोइस जो है वो 10 पोइस के बराबर होता है। ध्यान देना, पोइस फिर से सुनना, पोइस सीजीएस में है, डेका पोइस या पोइसुली ये आपका ऐसा ही सिस्टम में है।
डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है तो बना सकते हैं, m1l-1t-1 होता है इसका। बनाने को अभी ये जो यार इससे निकाल ही सकते हैं, क्योंकि f जो होता था आपको पता है ईटा है, यहाँ पर आपको पता होगा एरिया है, यहाँ पर dv है डिवाइड बाई dx है। अब यहाँ से आप ईटा निकाल ही सकते हो यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई a इंटू dv, इस फॉर्मूले से। फोर्स का m1l1t-2, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल l1 है, एरिया का l2 है, dv का l1t-1 पुट करके आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। विस्कोसिटी लिक्विड की बहुत ज़्यादा होती है गैसेस से कंपैरिजन में, यानी अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करूँ वो लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस से, लगभग 100 गुना ज़्यादा होती है। एक एवरेज दे रखा है, जैसे विस्कोसिटी पानी की जो है वो 0.01 पोइस होती है और हवा की होती है लगभग 200 माइक्रो पोइस, माइक्रो मतलब 10⁻³ लगी हुई इसके साथ। अच्छा, एक बहुत अच्छा फैक्टर ये भी है, जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करें तो जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स है पानी को छोड़कर वो बढ़ जाती है ना। लेकिन गैसेस के केस में प्रैक्टिकली ये प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती, तो वाटर की डिक्रीज होती है इंक्रीज इन प्रेशर। देखिए गैसेस में डिपेंड नहीं करती, पानी की बात कर रहा है, विस्कोसिटी कम होती है जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ा देते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब ये विस्कोसिटी और फ्रिक्शन में फ़र्क क्या है, एक्चुअली में फ़र्क तो काफ़ी है, सॉलिड फ्रिक्शन में और इसमें काफ़ी सारे फ़र्क हैं। देखते हैं क्या है वो डिफरेंस की बात करते हैं। अगर हम देखो, viscosity differ from the solid friction in respect that viscous force acting between two layers, दो लेयर्स के बीच में लगने वाला viscous force होता है ना जो वो लिक्विड का, वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ लेयर पे। देखो फॉर्मूले में ए था, वो डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी पे dv, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर के बीच की, एंड उनके बीच के डिस्टेंस पे। लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, उसके अलावा नहीं करता। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो विस्कोसिटी जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम को, while diffusion and conduction represent the transport of mass and energy respectively। यानी काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विस्कोसिटी एक्चुअल में मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता है ना, while diffusion and conduction represent transport of mass। लेकिन कहते हैं कि यार डिफ्यूजन की अगर हम बात करें जो कि सॉलिड फ्रिक्शन में जनरली दिखने को मिलता है, तो उसमें कहते हैं पार्टिकल खुद मूव करके जाते हैं, उनमें मास या एनर्जी का एक्चुअल मूवमेंट होता है, लेकिन विस्कोसिटी में एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। विस्कोसिटी ऑफ थिक लिक्विड्स, जैसे हनी, शहद कितना गाढ़ा होता है, ग्लिसरीन है ना, कोल टार, इनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पानी। जाहिर सी बात है यार, गाढ़ा दिख ही रहे तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी का कारण जो होता है ना वो एक्चुअल में होता क्या है, कोहेसिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स वेयर इन द गैस ड्यू टू डिफ्यूजन। कहते हैं यार लिक्विड्स के पास विस्कोसिटी क्यों है, बिकॉज लिक्विड्स के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। अब तुम्हें मैं बता दूं, वैसे हम एक अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कोहेसिव फोर्स सरफेस टेंशन वाले में, फिर थोड़ा बता देता हूँ। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स पे लगने वाला फोर्स कोहेसिव होता है, तो लिक्विड्स में विस्कोसिटी का रीजन कोहेसिव फोर्स होता है। और वही गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं, एक के अंदर दूसरे चले जाते हैं, उसकी वजह से विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी ऑफ जो गैस है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये बढ़ जाएगा, बिकॉज अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी डिफ्यूज होगा, मिक्स होगा। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर। पिछले पेज पे प्रेशर के साथ रिलेशन था, अब ये टेम्परेचर के साथ है। लिक्विड्स के केस में नहीं होता ऐसा, लिक्विड के केस में विस्कोसिटी बेचारी डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। कारण क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स है लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में वो कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी, वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो कोहेसिव फोर्स बांध ही नहीं पाएगा उनको, दैट्स वाई विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, विस्कोसिटी पे इफेक्ट किसके हैं, अब वैसे बता ही दिया मैंने, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का, बस पीछे क्लियर हो गया, बाकी देखना चाहो तो देख भी सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी लिक्विड्स की डिक्रीज होती है, ये अभी डिस्कस किया, और प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी लिक्विड की इंक्रीज होती है। कुछ ऐसा समझो कि विस्कोसिटी का प्रेशर के साथ तो डायरेक्टली वाला रिलेशन है, लेकिन टेम्परेचर के साथ इसका इन्वर्सली वाला रिलेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं लिक्विड्स के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, गैसेस की बात नहीं हो रही, गैसेस का पीछे दे भी रखा है। अब एक लो है स्टोक्स लो। देखिए जनरली क्या होता है, जब स्फेरिकल शेप की चीज़ें जब किसी मीडियम में मूव कर रही होती है, जैसे हवा में मूव कर रही होती है, तो यार हवा उसको रोकता है, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट चलेगा अपने साथ हवा की कुछ लेयर्स को साथ में खींचेगा, तो उन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन आएगी। वो हवा जो है, वो मीडियम जो है, वो साइड वाला जो, वो इस बॉल के, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करेगा, उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, जिसको बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स बोल देते हैं। यही है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में बस इसका फॉर्मूला दिया गया, कहते हैं ये जो बैकवर्ड फोर्स है जो किसी स्फेरिकल चीज़ पे लगता है रोकने के लिए, वो किसके बराबर होता है, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। अब 6 पाई कॉन्स्टेंट है, ईटा आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की रेडियस है, और वी उसकी वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है। नहीं, जितना ये फास्ट मूव करेगा उतना ज़्यादा इस पर क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा।
अब इस स्टोक्स लॉ की खास बात क्या है, स्टोक्स लॉ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, स्टोक्स लॉ की एप्लीकेशन बहुत सारी है। जैसे मैं आपको बता दूं, मिल्टन ने ओल्डोप एक्सपेरिमेंट में चार्ज बताया था, उसने चार्ज बाय मास रेशियो भी बताया था, इवन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा क्वांटा नेचर बताया था, क्वांटम जो आपको याद होगा क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज है, इसी से पता लगाया था। तो यार इन्होंने मिल्टन ने अपने उस एक्सपेरिमेंट में स्टोक्स लॉ का यूज़ किया था। क्लाउड्स की फॉर्मेशन के पीछे स्टोक्स लॉ का रोल है। इसी तरह से रेन ड्रॉप जब नीचे गिरती है और कोई उसके अलावा कोई दूसरी ऑब्जेक्ट गिरता है ना, तो उनकी स्पीड में फ़र्क होता है, तो यहाँ पर भी स्टोक्स लॉ काम करता है। इसके अलावा एक आदमी पैराशूट से गिरता है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, तो यहाँ भी स्टोक्स लॉ काम करता है। ज़्यादा डीप में मत जाए, बस ये याद रखें स्टोक्स लॉ का कहाँ कहाँ यूज़ है। चलो, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, देखिए अब मैं आपको फिर से बता दूँ। देखो एक ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल साइज का, जब हमने उसको नीचे गिराया तो इस पर देखिए बहुत सारे वेरियस फोर्स लग रहे होते हैं। बहुत सारे फोर्स कौन से लग रहे होते हैं, देखो एक तो इसको नीचे की तरफ mg खींच रहा होता है। दूसरा देखो जिस मीडियम में जा रहा है तो उस मीडियम के कुछ पार्ट को डिस्प्लेस करेगा, तो इस पर एक ब्योंट फोर्स लग रहा होगा, ब्योंसी वाला फोर्स जो जनरली हर एक फ्लूइड लगाता है। साथ ही साथ अभी अभी हमने देखा इस पर एक विस्कस फोर्स भी लगेगा 6π/r भी। तो कुल मिला के इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं। तो 3 फोर्स लग रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे नीचे वो गिरता है तो ये विस्कस फोर्स बढ़ता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है नीचे गिरते गिरते कि ये तीनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी विस्कस फोर्स और बियॉन्ड फोर्स का सम mg के बराबर आ जाता है। इस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी नेट फोर्स उस पर लगने वाला जीरो हो जाता है। ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो हो गई और वेलोसिटी हो जाती है बेटा जिसकी कांस्टेंट, यानी वो स्फेरिकल चीज़ एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरने लग जाती है। एंड उसी कांस्टेंट स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है या टर्मिनल स्पीड कहा जाता है। उसका फॉर्मूला हालांकि लिख रखा है, चाहो तो ड्राइव भी कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, बट कोई जरूरत नहीं है। जस्ट होता क्या है, फॉर्मूला देखना चाहो तो लिख सकते हो 2/n r²। r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो कि गिर रहा है, रो उसकी डेंसिटी है, सिग्मा उसके आसपास के मीडियम की डेंसिटी है, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एंड जी तो तुम्हें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे हम निकाल सकते हैं। एंड दिस वाज योर चैप्टर जो कि फ्लूइड्स हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। फ्लूइड्स ऑलमोस्ट क्या सारा ही खत्म कर लिए। अब एक कुछ टॉपिक्स जो है वो बचे हैं, जैसे सरफेस टेंशन का हम एक अलग वीडियो में करेंगे, यानी कल की जो वीडियो रहेगी उसमें कंप्लीट सरफेस टेंशन को खत्म कर देंगे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को। जैसे ही सरफेस टेंशन टॉपिक हमारा खत्म होगा उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका हीट एंड जो टेम्परेचर का कंसेप्ट है उसको करेंगे, देन थर्मोडायनेमिक्स, एंड लाइन लग जाएगी वीडियोस की ढेर सारी। बस क्या कीजिए, डेली वीडियो पे आए, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को भी। जो चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस इसी से आपकी इसी काम से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।